हेलो गाइस, आज हम लोग अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, है ना। हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं ऑर्गेनिजम्स का। कोई भी ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी करना चाहेंगे, अगर हम चाहते हैं कि हम एक लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स का क्या करें, स्टडी करें, तो उस केस में ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक एनिमल को इंडिविजुअली क्या कर सकें, पढ़ सकें। तो उस केस में हमने एक तरीका निकाला है कि हम क्या करेंगे, कुछ कुछ कैरेक्टर्स को, एक जैसे कैरेक्टर्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और उन कैरेक्टर के, उन गुणों के आधार पर हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म को, जीव जंतुओं को क्या करेंगे, एक ग्रुप बना देंगे। उनको उस ग्रुप का कुछ नाम रख देंगे। ऐसे ही कुछ अलग कैरेक्टर लेंगे और एक और ग्रुप बना देंगे। ऐसे करके हम ग्रुप बनाते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हमने कल पदानुक्रम पढ़ा था, हायरार्की पढ़ी थी। आज हम अब क्या पढ़ते हैं कि एनिमल में क्लासिफिकेशन क्या है, कंप्लीट क्लासिफिकेशन। आई होप इस बोर्ड में कंप्लीट आ जाएगा। प्लांट का कंप्लीट करेंगे हम, एनिमल्स का कंप्लीट करेंगे, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सब देखेंगे हम, ठीक है। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, नंबर फर्स्ट, किसी भी ग्रुप को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, ठीक है। कोई भी ग्रुप का, ग्रुप बनाने का एक रीजन है ना, एक कारण है। वो कारण क्या है, वो कारण तुम्हें याद रखना है कि कोई भी कोशिका प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है या फिर टिश्यू है उसमें या टिश्यू नहीं है, तो इस बेसिस पे क्या हो रहा होगा, क्लासिफिकेशन हो रहा होगा, वर्गीकरण हो रहा होगा, ग्रुपिंग हो रही होगी। और तुमने ये चीज याद रखना है कि वो कारण क्या है हर ग्रुप के लिए। दूसरी चीज, उस ग्रुप में, उस क्लासिफिकेशन के उस ग्रुप में क्या है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल तुम्हें दिए गए हैं। तुमने दो चीजें याद रखनी, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर जितने भी हैं वो याद रखने हैं, वही क्या है हमारे पास इस क्लासिफिकेशन के क्या होंगे, बेसिक्स होंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म या फिर हम इसको क्या कहेंगे, जीवधारी। जितने भी जीवधारी यानी कि जीव जंतु जितने भी हैं, अब उनको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करने के लिए क्या होता है, सबसे छोटी चीज क्या है, सेल है। उसके बाद चीज क्या है, टिश्यू है। फिर क्या है, टिश्यू सिस्टम है। टिश्यू सिस्टम छोड़ो, टिश्यू सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, ऑर्गन है। फिर ऑर्गन सिस्टम है। और फिर क्या है, ऑर्गेनिज्म है। तो इनमें से कैरेक्टर्स होंगे टिश्यू, सिस्टम, सेल, ऑर्गन। इन सब के बेसिस पे क्या होगा, हमारा क्लासिफिकेशन की प्रोसेस हो रही होगी, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन होता है ना, उसका बेसिस होता है सेल टाइप। तो मैं जहां पर क्लासिफिकेशन करूंगी वहीं पर उसके नीचे पर ब्रैकेट में क्या लिखूंगी, कौन सा क्लासिफिकेशन का बेसिक है, ठीक है। तो इसका बेसिक क्या है, सेल टाइप। कौन से क्लासिफिकेशन का बेसिस है, देखो। देखो, सेल कैसी हो सकती है, दो तरीके की हो सकती है, या तो प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं या तो यूकैरियोटिक हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया कौन सा टाइप, प्रोकैरियोटिक। दूसरा टाइप क्या है, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक टाइप में जो ग्रुप आता है, वो क्या है, हमारे पास सिर्फ एक ग्रुप है जिसका नाम है किंगडम मोनेरा। किंगडम क्या है, मोनेरा। किसके अंदर है, प्रोकैरियोटिक में। मतलब इसके कैरेक्टर में कभी लिखना पड़ेगा कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, या फिर तुम्हारा कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए
कि 4 स्टेटमेंट दिए हों और हर स्टेटमेंट में दिया हो कि प्रोकैरियोटिक के अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते। तो कौन सा सही है बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मोनेरा वाले जो ग्रुप है, क्वेश्चन आएगा मोनेरा में क्या क्या होता है, तो मोनेरा के ग्रुप के सारे कैरेक्टर किसके जैसे होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल के जैसे होंगे। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक में है वही क्या है, मोनेरा में। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इसके एग्जाम्पल क्या है, देखो मोनेरा में या प्रोकैरियोटिक में सबसे बड़ा जो ग्रुप है, जो एग्जाम्पल है वो है बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आता है साइनोबैक्टीरिया। फिर थर्ड एग्जाम्पल है ब्लू, ग्रीन एल्गी। मुश्किल है पूरा ना, फिर भी कोशिश करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी और लास्ट है माइकोप्लाज्मा। याद रखना, मोनेरा के जो भी ऑर्गेनिज्म है ना, जितने भी सारे जीव जंतु मोनेरा में हैं, मोनेरा जगत के अंदर आते हैं, उन सब में सेल वॉल होती है। और कौन सी सेल वॉल होती है, मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक में पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल होती है। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, किसमें, मोनेरा में, जिसमें सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। सेल वॉल क्या रहती है, एब्सेंट रहती है, किसमें, माइकोप्लाज्मा। मोनेरा का सिंगल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक। अच्छा, मैंने बताया था जो कार्ल वोस था उसने क्या किया था, प्रोकैरियोटिक को 2 ग्रुप में डिवाइड किया था। कौन कौन से ग्रुप थे बताओ तो, हाँ कौन से ग्रुप थे, कौन कौन से 2 ग्रुप थे, तुम लोग पहले बताओ मुझे। ठीक है, 2 ग्रुप थे, आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा यूबैक्टीरिया। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, कार्ल वोस के अकॉर्डिंग। इनके अंदर डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखो, कार्ल वोस ने मोनेरा को 2 ग्रुप में बांटा था, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। बात खत्म यहीं पर ही। ठीक है, अब हम आते हैं यूकैरियोटिक की तरफ को। तो यूकैरियोटिक के अंदर वो सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे जिसकी सेल क्या होगी, यूकैरियोटिक होगी। ठीक हो गया। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल कभी भी मल्टीसेलुलर हो सकती है क्या, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर प्रोकैरियोटिक है तो वो हमेशा क्या होगा, यूनिसेलुलर होगा। ठीक है, उसमें सिर्फ एक कोशिका होगी, एकल कोशिका होंगे मोनेरन्स। याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर जितने भी हैं इनके। ठीक है, मोनेरन्स हमेशा क्या होंगे, एकल कोशिकीय होंगे। लेकिन क्या यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं वो भी ग्रुप नहीं बना सकती हैं क्या, उनमें तो यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टीसेलुलर भी होता है ना, उनमें एक कोशिकीय भी होते हैं ऑर्गेनिज्म और बहुकोशिकीय भी होते हैं। तो दूसरा जो हमारा डिवीजन होगा वो क्या होगा, इधर को करते हैं। अब क्या आया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, मतलब बहु कोशिकीय और एक कोशिकीय। एक या एकल कुछ भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये कौन सा क्या बेसिस है इसका, सेल अरेंजमेंट। सेल अरेंजमेंट या बॉडी अरेंजमेंट कुछ भी कह सकते हैं हम। इसका बेसिस क्या है, बॉडी अरेंजमेंट, कि बॉडी में क्या है, एक ही सेल है या फिर एक से ज्यादा सेल है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या हो गए हमारे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हो गए। अच्छा, यूनिसेलुलर के अंदर में एक किंगडम आता है, जिस किंगडम का नाम क्या है, चलो ब्लैक से लिख देते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा।
किंगडम क्या है हमारा? प्रोटिस्टा। ठीक हो गया। किंगडम जितने भी नाम होंगे सेम होंगे, ठीक है। बस तुम हिंदी में बोलोगे तो जगत प्रोटिस्टा बोलोगे, अंग्रेजी में बोलोगे तो किंगडम प्रोटिस्टा बोलोगे, ऐसे मोनेरा के लिए भी, ठीक है। बस जंतु जगत और पादप जगत वहां अंतर है, किंगडम प्लांटिया, किंगडम एनिमलिया में, बाकी सबके नाम सेम ही है। ठीक हो गया। अब प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्टा क्या है? यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप, ठीक है। मोनेरा के बारे में क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रोटिस्टा क्या है? यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूकैरियोटिक बोल दिया तो यूकैरियोटिक के जितने भी कैरेक्टर आ गए वो कहाँ आ गए? प्रोटिस्टा के अंदर आ गए। ठीक हो गया। कैरेक्टर्स में लिख नहीं रही हूँ ब्लैक बोर्ड में, क्योंकि अभी बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन बाकी है हमारा, तो अभी सिर्फ क्या लिखो? एग्जाम्पल वगैरह लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है देखो। प्रोटिस्टा में आते हैं यूनी सेल्यूलर एल्गी, मतलब एक कोशिकीय कवक, ठीक है। एक, चलो ऐसे ही रहने दो, इसको हिंदी में नहीं लिखते। यूनिसेलुलर एल्गी किसके अंदर आएंगे? प्रोटिस्टा के अंदर। एग्जाम्पल्स हैं ये सारे, ठीक है। ये क्या है हमारे एग्जाम्पल? नंबर फर्स्ट क्या आ गया? यूनिसेलुलर एल्गी। दूसरा आ गए डाइटम्स, यूनिसेलुलर एल्गी और डाइटम्स, डाइटम्स को भी डाइटम्स बोलते हैं। और थर्ड आ गया प्रोटोजोआ। जितने भी प्रोटोजोआ हैं जी ज्यादातर क्या होते हैं? डिजीज पैदा करते हैं, ठीक है, बीमारी पैदा करने वाले होते हैं, इसलिए हम इसको रोगजनक या फिर पैथोजन भी कहते हैं। कौन? प्रोटोजोअन्स। ठीक हो गया। ये क्या हो गया हमारा किंगडम प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल। कुछ यूनिसेलुलर एल्गी होंगे, डाइटम्स होंगे और प्रोटोजोअन्स होंगे। ठीक हो गया। अब आते हैं हम किसकी तरफ को? मल्टी सेलुलर की तरफ को। तो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, अब इसमें क्या होगा देखो। अब इसमें हम किसके बेसिस पे करेंगे? On the basis of cell wall, सेल वॉल की प्रेजेंस, सेल वॉल की प्रेजेंस है या नहीं है। अभी इसके बाद दोबारा भी सेल वॉल के बेसिस पे ही होने वाला है, बट वहां पर सेल वॉल या कोशिका भित्ति के किस पे होने वाला है? नेचर कैसा है, किस चीज की कोशिका भित्ति बनी है, उस पर डिवीजन होगा। अभी हम किस पे डिवीजन कर रहे हैं कि कोशिका भित्ति प्रेजेंट है या कोशिका भित्ति प्रेजेंट नहीं है। तो कोशिका भित्ति जिनमें भी प्रेजेंट होंगी वो आएंगे इधर, कौन से? सेल वॉल प्रेजेंट में, ठीक है। और दूसरे कहाँ आएंगे? इधर, सेल वॉल एब्सेंट में, ठीक। अच्छा, अब जो सेल वॉल प्रेजेंट है ना, वो होते हैं कई सारे ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम इस वाले अभी हम सारे किंगडम के कैरेक्टर भी देखेंगे, ठीक है, इसके बाद में। पहले ये देख लो, अगर कोशिका भित्ति प्रेजेंट है तो हमारे पास ना दो ग्रुप हैं ऐसे। एक ग्रुप ऐसा है जिसमें कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी रहती है, सेल वॉल किसकी होती है? सेल्यूलोज की। और दूसरा ग्रुप ऐसा है जिसमें कोशिका भित्ति या सेल वॉल किसकी होती है? काइटिन की होती है, ठीक है। तो अब हम डिवीजन किसके बेसिस पे कर रहे हैं? सेल वॉल के नेचर के बेसिस पे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, ठीक है। सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है, इस बेसिस पे अब हम क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। तो इसमें आते हैं दो ग्रुप, ठीक। एक तो ग्रुप हो गया किंगडम प्लांटी, दूसरा ग्रुप है हमारे पास, कहाँ लिखे हैं, थोड़ा इधर को लिखते हैं, ठीक है। प्लांटी में अभी बहुत डिवीजन बचा है। दूसरा ग्रुप है हमारे पास किंगडम एनिमेलिया,
सॉरी एनिमेलिया नहीं, एनिमेलिया में तो सेल वॉल होती ही नहीं है। किंगडम क्या है? फंजाई। अब इसके नीचे लिख दो कि हमने क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि किंगडम प्लांटी या फिर हम क्या बोलेंगे इसे पादप जगत, ठीक है। पादप जगत को क्यों अलग किया हमने? क्योंकि इसकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी रहती है, ठीक है। सेल वॉल किसकी बनी रहती है? सेल्यूलोज की बनी रहती है। और फंजाई में सेल वॉल किसकी होती है? काइटिन की बनी रहती है, ठीक। तो प्लांटी और एनिमेलिया में दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, लेकिन प्लांटी में काहे की सेल वॉल होती है? सेल्यूलोज की। और फंजाई में काहे की सेल्यूलोज होती है? काहे की सेल वॉल होती है? काइटिन की सेल वॉल होती है, ठीक हो गया। कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी यही होंगे इनके, ठीक है। और जिसमें सेल वॉल एब्सेंट है वो कौन सा किंगडम है? हमारे पास 5 किंगडम बनने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से बने देखो। फर्स्ट किंगडम मोनेरा, सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम प्लांटी, फोर्थ किंगडम फंजाई, और फिफ्थ क्या आएगा अब हमारे पास? किंगडम एनिमेलिया, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे? जंतु जगत, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? किंगडम एनिमेलिया आ गया। याद रखना इस चीज को, किस बेसिस पे हम सब चीजों का डिवीजन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि हम किस किंगडम को किस बेसिस पे रख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम सबके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं एक एक करके। किंगडम मोनेरा के बारे में अगर हमने लिखना होगा तो हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, सॉरी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे, ठीक हो गया। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है ना, मे बी ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकता है, ठीक है। किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों हो सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, जहां पर भी हमने किंगडम लिखे हैं उनको ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि पता चले ये वाला किंगडम है, ये किंगडम हमारा मोनेरा, ये किंगडम हमारा प्लांटी, ये किंगडम प्रोटिस्टा, ये क्या है हमारे पास देखो किंगडम फंजाई, काइटिन मिट गया, और लास्ट क्या है हमारे पास? किंगडम एनिमेलिया या एनिमल किंगडम भी बोलते हैं, ठीक है। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम भी बोलते हैं इन दोनों को, ठीक हो गया। ये हमारे 5 किंगडम। तो अब देखो हम क्या क्या लिखेंगे। एक तो हम लिखेंगे कि सेल कैसी है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। दूसरा यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। हर किंगडम के बारे में हमने ये सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर। तीसरा न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉपिक है या हेटेरोट्रॉपिक है, सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक हो गया। इसके अलावा जब जैसे प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक के सारे कैरेक्टर लिख सकते हो उसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक के सारे कैरेक्टर लिख सकते हो, ठीक हो गया। अब देखो तो फर्स्ट कहां से आते हैं हम? मोनेरा से। किंगडम मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है और हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकता है, यानी कि ये स्वपोषी भी हो सकते हैं और कैसे भी हो सकते हैं, परपोषी भी हो सकते हैं। दोनों में से ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? अच्छा, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, नहीं प्रेजेंट होती? मैक्सिमम में क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सिर्फ एक्सेप्ट किसके? माइकोप्लाज्मा। अगर बोलेंगे कि सारे मोनेरन्स में सेल वॉल है तो गलत होगा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा भी मोनेरा में ही आता है और इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट कभी भी मिल जाए कि ऑल मोनेरन्स पोजेस सेल वॉल या सारे मोनेरा के ऑर्गेनिज्म में, जीव जंतुओं में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो क्या करोगे? ऑप्शन गलत है ये, ठीक है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक।
तो ये क्या हो गए हमारे प्रोकैरियोटिक के कैरेक्टर हो गए। उसके बाद हम एग्जाम्पल क्या क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्म। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट किंगडम आता है हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हम क्या बात बोलेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट चीज, इनमें जो पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है, वो कैसा होता है, मेन क्वेश्चन क्या है इसमें, न्यूट्रिशन कैसा होता है। तो इनका जो न्यूट्रिशन है वो क्या हो सकता है, ये स्वपोषी भी हो सकते हैं, परपोषी भी हो सकते हैं। ठीक है। ज्यादातर में क्या होंगे प्रोटिस्टा, परपोषी हो सकते हैं। अगर इनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो स्वपोषी होंगे, वरना क्या होंगे, ये परपोषी होंगे। ठीक हो गया। ये किसकी बात आ गई, हमारी किंगडम प्रोटिस्टा की बात आ गई। एग्जाम्पल क्या आ गए, यूनिसेलुलर एल्गी, डायडम्स और प्रोटोजोन, ये मेन एग्जाम्पल है। ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं। ठीक है। ईटीसी लगा देना सबके पीछे। ठीक हो गया। नेक्स्ट किंगडम क्या है हमारे पास, किंगडम प्लांटी। प्लांटी के बारे में हम क्या बोलेंगे, ये किंगडम के सारे ऑर्गेनिज्म क्या हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। ठीक है। कैसे हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, काहे की होती है, सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है। तो क्या बोलोगे, सेल्यूलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट, या फिर सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। ठीक हो गया। पोषण कैसा होता है, तो लिखोगे इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये क्या है, ऑटोट्रोपिक यानी कि स्वपोषी है। और स्वपोषी है तो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाते हैं। एग्जाम्पल में कुछ भी लिख दो, इसमें जो भी तुम्हारे पास पौधा याद आता है ना, गुड़हल, आम, गेहूं, मक्का, जो नाम याद आ रहा है वो लिख दो प्लांटी में। ठीक हो गया। किंगडम फंजाई आया नेक्स्ट। अच्छा, तो फंजाई में क्या होगा बताओ, फंजाई के लिए कैरेक्टर्स क्या लिखोगे, यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। सेल वॉल प्रेजेंट होती है और काहे की बनी होती है, काइटिन की बनी रहती है। ये क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इनका न्यूट्रिशन। ये या तो हेटेरोट्रॉपिक होंगे या फिर सेप्रोफिटिक होंगे। हेटेरोट्रॉपिक तो तुमको पता ही है क्या होता है, परपोषी होता है। सेप्रोफिटिक क्या होता है, ये होता है मृतोपजीवी, यानी कि ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जो सड़ी गली चीजों से अपना भोजन ले रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, सेप्रोफिटिक या मृतोपजीवी। तो फंजाई के बारे में क्या है, इनमें न्यूट्रिशन या तो हेटेरोट्रॉपिक यानी कि परपोषी है या फिर मृतोपजीवी है। कैसे हैं, सेप्रोफिटिक है। ठीक हो गया। उसके सेल वॉल के बारे में हमने बोल दिया, उसके सेल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोल दिया। अब हम इसके बारे में किसके बारे में बोलते हैं, इसके एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल्स तो रह ही गए हमारे। ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसके याद रखना। कौन कौन से एग्जाम्पल है, एस्परजिलस, एस्परजिलस। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है इसका, पेनिसिलिन, पेनिसिलियम। ठीक हो गया, इससे हमें मिलता है पेनिसिलिन। नेक्स्ट हो गया मशरूम, ये भी क्या है हमारा फंजाई के अंदर आता है। जो मशरूम हम खाते हैं ना, वो ज्यादातर कैसे मौसम में उगता है, बारिश वाले मौसम में उगता है। और उस टाइम पे क्या होती है, अधिकतर चीजें सड़ रही होती है। ठीक है। तो जो सड़ रहे वाले पत्ते तने होते हैं ना, ऐसी चीजों में क्या उगते हैं, मशरूम उगते हैं। इसके अलावा है एगैरिकस, एगैरिकस। और लास्ट एग्जाम्पल है राइजोपस। ये सारे एग्जाम्पल याद कर लेना। ठीक है। मैं इतने एग्जाम्पल इसलिए लिखा रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में है ये, और जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल जरूरी है हमारे पास। ठीक हो गया। ये हो गया हमारा किंगडम फंजाई हो गया।
लास्ट आता है हमारे पास किंगडम एनिमोलिया। क्या बोलोगे? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल बोलोगे। उसके बाद क्या बोलोगे? सेल वॉल एब्सेंट होती है। उसके बाद क्या बोलोगे? ये क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं रहता। ठीक है। दूसरा अगला क्या बोलोगे कि इनकी जो सेल वॉल के बारे में हमने बोल दिया, न्यूट्रिशन के बारे में हमने बोल दिया, सेल के बारे में हमने बोल दिया, बात खत्म। लास्ट क्या आएगा? एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं इसके। तो ह्यूमंस बोल दो, गाय बोल दो, बकरी बोल दो, भैंस बोल दो, जो जो नाम याद आते हैं एनिमल्स के अपने चारों तरफ, वो किस में आ गए? हमारे एनिमल्स में आ गए। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हमारा किंगडम प्लांटी का क्लासिफिकेशन। एक काम करो, फटाफट से इसको उतार लो पहले, फिर हम किंगडम प्लांटी पढ़ेंगे। इसी में पढ़ेंगे हम लोग आगे को, लेकिन इसको उतार लो पहले। ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ते हैं? किंगडम प्लांटी। अब देखो, किंगडम प्लांटी में जो डिवीजन है ना, वो थोड़ा सा जटिल है। अब तुम चाहो तो एक तरीके से लिख सकते हो, चाहे दूसरे तरीके से लिख सकते हो। मैं तुमको दोनों तरीके बताऊंगी। ठीक हो गया। अब किंगडम प्लांटी को सबसे पहले कितने में डिवाइड करते हैं? हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। कितने ग्रुप में डिवाइड करते हैं हम? 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक तो है क्रिप्टोगैमस या क्रिप्टोगैम, और दूसरा है फेनेरोगैम। ठीक है। एक तो है PHA क्रिप्टोगैमस और दूसरा होते हैं फेनेरोगैमस। ये क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम 2 ग्रुप बनते हैं किसके अंदर? प्लांट किंगडम के अंदर। किस बेसिस पे? देखो, इसका बेसिस ये है कि पौधों में क्या उगते हैं, जिनको हम जानते हैं फूल उगते हैं, और क्या बनते हैं? बीज बनते हैं। अगर किसी भी पौधे के जो फूल है या बीज है, ये क्या है? फूल क्या है इसके? इनका जनन का क्या है? अंग है, जननांग है ना उनका फूल। तो फूल इनका क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अगर पौधों में उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तुमको दिखाई देंगे, तो वो कौन से हो गए? फेनेरोगैम। जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? प्रत्यक्ष है, दिखाई देते हैं, फूल पत्तियां दिखाई देती है, वो क्या है? फेनेरोगैम। क्रिप्टोगैम कौन से हैं? जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि जननांग नहीं दिखाई देते। ठीक है। जिसमें बीज, फूल कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उनको हम क्या बोलेंगे? क्रिप्टोगैम। ठीक। क्रिप्टोगैम में एक तो क्या? जननांग प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। ठीक है। अप्रत्यक्ष रहते हैं। कैसे रहते हैं? अप्रत्यक्ष रहते हैं। कौन? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि जनन तंत्र, जननांग। और दूसरी चीज क्या होते हैं? इसमें क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। स्पोर बनेंगे किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। तो अपने नए ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। गैमेट नहीं बनाते। ठीक है। क्या बना रहे हैं? स्पोर बना रहे हैं। ठीक हो गया। अब देखो, क्रिप्टोगैम को हम क्या करेंगे फिर बाद में? अच्छा, पहले फेनेरोगैम। जैसे क्रिप्टोगैम ने स्पोर बनाए ना, लेकिन फेनेरोगैम क्या बनाते हैं? सीड बनाते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सीड बनाने वाले जितने भी प्लांट्स हैं उनको हम बोलेंगे फेनेरोगैम। अब स्पोर्स बनाने वाले जितने भी प्लांट हैं उनको हम क्या बोलेंगे? क्रिप्टोगैम। ठीक है। फेनेरोगैम्स और क्रिप्टोगैम। ठीक हो गया। अब देखो, अब हम क्रिप्टोगैम को आगे क्या करते हैं? फर्दर डिवाइड करते हैं। ठीक है। क्रिप्टोगैम का क्या होगा? फिर से क्या होगा? डिवीजन होगा। अब उसके बेसिक्स क्या होंगे हमारे पास? अलग अलग। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्रिप्टोगैम को देखते हैं। देखो, अगर क्रिप्टोगैम में क्या होगा कि इसमें प्लांट्स है ना, और प्लांट के बारे में हमने एक चीज पढ़ी है कि प्लांट्स में क्या होते हैं? रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं।
लेकिन सारे प्लांट्स के लिए ये बात अप्लाई नहीं होती। तो क्रिप्टोगैम के अंदर जो डिवीजन होगा वो होता है 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। नंबर फर्स्ट वो जिसमें बॉडी डिफरेंशिएशन होगा, बॉडी डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, यानी कि सारे बॉडी पार्ट होंगे, हम इसको क्या बोलते हैं? शरीर विभेदन होगा। शरीर में क्या होगा? विभेदन होगा। तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें बॉडी में क्या हो? डिफरेंशिएशन। चलो पूरा डिफरेंशिएशन अगर प्रेजेंट होगा तो वो एक ग्रुप बनेंगे, और जिसमें प्रेजेंट नहीं होगा वो दूसरा ग्रुप बनेगा। तो फर्स्ट ग्रुप हम मानते हैं जिसमें प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट, ठीक है। दूसरा ग्रुप हम मानते हैं प्रेजेंट। मैं यहाँ पूरा नहीं लिख रही हूँ, बस तुम समझ जाना, ठीक है। यहाँ बॉडी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, बॉडी में रूट और स्टेम और लीफ जैसी चीजें दिखाई देंगी। और दूसरी जगह कौन सी? जिसमें रूट और स्टेम और लीफ जैसी चीजें नहीं दिखाई देंगी, उनको हम क्या बोलेंगे? एक ग्रुप में रखेंगे। तो वो इस ग्रुप में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं? देखो, उनका नाम है थैलोफाइटा। इस ग्रुप का नाम जिसमें बॉडी रूट स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं रहती है, इसको हम क्या बोलते हैं? थैलोफाइटा बोलते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, थैलोफाइटा में अंदर, इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? एल्गी। सारे जितने भी एल्गी हैं वो किसके अंदर आएंगे? हमारे थैलोफाइटा के अंदर आएंगे। कभी एल्गी में देखा है तुमने कोई रूट स्टेम लीफ बनी हो? नहीं बनी रहती, ठीक है, उसमें रूट स्टेम लीफ नहीं बनी रहती, उनको हम क्या बोलेंगे? थैलोफाइटा बोलेंगे। दूसरे ग्रुप जिसमें रूट स्टेम और लीफ प्रेजेंट होती है, अब इसमें भी 2 ग्रुप बन जाते हैं। एक तो ऐसे हैं जिसमें रूट और स्टेम और लीफ कंप्लीटली डिवाइड हो गए, ठीक है। कैसे हैं? कंप्लीटली डिवाइड हो गए या डिफरेंशिएट हो गए, ठीक है, डिफरेंशिएट हुए, कंप्लीटली डिफरेंशिएट हुए। दूसरा ग्रुप कौन सा है जिसमें ये कंप्लीटली इनकम्प्लीट लिखते हैं? चलो, इनकम्प्लीट डिफरेंशिएशन, यानी कि अगर पौधे में स्पष्ट रूप से रूट स्टेम और लीफ बने और वो अपना अपना काम कर रहा है तो वो कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। लेकिन पौधे में ऐसे स्ट्रक्चर बन तो रहे हैं जिसे हम रूट बोल सकते हैं, रूट लाइक बोल सकते हैं, जड़ जैसा बोल सकते हैं, शूट लाइक बोल सकते हैं, तने जैसा बोल सकते हैं, स्टेम लाइक बोल सकते हैं, लीफ लाइक बोल सकते हैं, पत्ती जैसा बोल सकते हैं, लेकिन वो रूट स्टेम और लीफ नहीं है कंप्लीटली। हम इसके लिए हमेशा क्या यूज करते हैं? इनमें क्या यूज होता है? रूट लाइक, यानी कि जड़ की तरह का, या फिर स्टेम लाइक या फिर लीफ लाइक, ठीक है। हम क्या बोलेंगे? रूट लाइक है, स्टेम लाइक है और लीफ लाइक है, इसको हम क्या बोलते हैं? अपूर्ण विभेदन। ये क्या है? अपूर्ण विभेदन। और ये क्या है? पूर्ण विभेदन है। नंबर फर्स्ट तो ये होता है इन दोनों को अलग करने का, ठीक है। मैं ये रूट लाइक स्टेम लाइक मिटा दे रही हूँ, तुम समझ गए होगे कि इसमें क्या है? रूट लाइक स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, रूट स्टेम लीफ नहीं है, ठीक है। कंप्लीट डिफरेंशिएशन वाले में क्या होगा? रूट स्टेम और लीफ खुद प्रेजेंट होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम इन सबके एग्जाम्पल भी लिखेंगे लास्ट में, उनके लिए भी जगह रखना, ठीक है। फेनोरोगैम्स के लिए कम हो रही है थोड़ी सी जगह, चलो अभी देखते हैं, ठीक हो गया। तो क्या है? रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक आ गए, और कंप्लीट डिफरेंशिएशन में रूट स्टेम और लीफ होंगे। दूसरा इसका बेसिस है वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल यानी कि संवहन ऊतक। संवहन ऊतक अगर बना है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम अच्छे से काम कर रहे हैं, अपना अपना बने हुए हैं, तो वो
एक ग्रुप में आएगा, जाइलम फ्लोएम अच्छे से नहीं बने हुए हैं तो वो दूसरे ग्रुप में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ये जो इसमें इनकम्प्लीट डिफरेंशिएशन है ना, इसका नाम है हमारे पास ब्रायोफाइटा। इसमें क्या है, ब्रायोफाइटा है। ठीक हो गया। और इनमें क्या है, इनकम्प्लीट डिवीजन है। एक तो नंबर 1 रूट लाइक, स्टेम लाइक और शूट लाइक स्ट्रक्चर है। दूसरा वस्कुलर बंडल अच्छे से बना हुआ नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की जगह नहीं बची होगी तो मैं बताऊंगी, तुम्हें मुंह से बोल के बताऊंगी और तुम एग्जाम्पल लिख लोगे। चलो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल भी लिख ही लेते हैं साथ ही साथ। थैलोफाइटा में जो एग्जाम्पल हैं वो है यूलोथ्रिक्स और दूसरा एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स किसके एग्जाम्पल हैं, थैलोफाइटा के। ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल क्या हैं, ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल हमारे पास फ्यूनेरिया, ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे पास, एक तो है फ्यूनेरिया और दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास मार्केंशिया। एक काम करते हैं, रुको यहाँ पर लिख लेते हैं, वस्कुलर बंडल एब्सेंट। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, फ्यूनेरिया और दूसरा एग्जाम्पल है मार्केंशिया। ठीक, मार्केंशिया इनका हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता। ठीक है, थैलोफाइटा को हम थैलोफाइटा बोलेंगे, ब्रायोफाइटा को ब्रायोफाइटा बोलेंगे। फ्यूनेरिया ऑर्गेनिज्म है, उनके क्या हिंदी इंग्लिश नाम होंगे। सोनी भट्ट का नाम इंग्लिश में सोनी भट्ट और हिंदी में कुछ और थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब नाम है। ठीक है, तो थैलोफाइटा के अंदर यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, ब्रायोफाइटा के अंदर क्या गए, फ्यूनेरिया और मार्केंशिया। अच्छा, ये तो हो गई इनकम्प्लीट डिवीजन वाला। दूसरा, इसमें क्या है, वस्कुलर बंडल बना हुआ है। इसमें क्या है, वस्कुलर बंडल बना हुआ है और पूरी तरीके से रूट स्टेम लीफ में डिवाइड हो गए। इसमें जो ग्रुप आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसमें जो ग्रुप है उसका नाम है टेरिडोफाइटा। क्या नाम है इसका, टेरिडोफाइटा। ठीक हो गया। तो टेरिडोफाइटा के लिए क्या बोलेंगे, इसमें बॉडी का कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया है। नंबर 2, इसमें क्या है, वस्कुलर बंडल बन गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, वस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। तो ये क्या है, टेरिडोफाइटा प्लांट किंगडम का फर्स्ट ग्रुप है, पहला ग्रुप है जिसमें वस्कुलर बंडल बने हुए हैं। तो टेरिडोफाइटा के लिए मेन पॉइंट क्या है, फर्स्ट वस्कुलर लैंड प्लांट्स, पूरी डिटेल है इसमें। ठीक है, पहले ऐसे प्लांट्स हैं, पौधे हैं जिसमें वस्कुलर बंडल है और साथ में कहाँ रहते हैं, लैंड में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एरिया में रहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल क्या आ गया, अब इसका एग्जाम्पल में क्या आएगा, नंबर फर्स्ट फर्न्स आएंगे सारे, क्या है, सारे के सारे फर्न्स आए। और नंबर 2 में क्या है, मार्शिला, मार्शिले, एक सेकेंड, मार्शेलिया। ठीक हो गया। तो टेरिडोफाइटा के अंदर कौन कौन आए, फर्न्स और मार्शेलिया आए। और ब्रायोफाइटा के अंदर कौन कौन आए, मार्केंशिया और फ्यूनेरिया आए। अच्छा, ब्रायोफाइटा के बारे में एक अच्छा सा स्टेटमेंट याद रखना, ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस किसको बोलते हैं, ब्रायोफाइटा को। क्या बोलेंगे, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। मतलब क्या समझे, ये ऐसे पौधे हैं जो पानी और जमीन दोनों में रह सकते हैं। अब ये कैसे होगा, क्या पौधे ऐसे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चल के जा सकते हैं, नहीं। तो ब्रायोफाइटा में क्या होता है, ये पौधे लगे तो जमीन में रहते हैं। ठीक है, जमीन में उगे रहते हैं, लेकिन इनमें क्या बनते हैं, बोला मैंने, स्पोर्स बनते हैं ना।
इनके जो ये स्पोर्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पानी के ही थ्रू एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुंच सकते हैं। यानी कि ब्रायोफाइटा का एक पौधा है, उसने अपने मेल स्पोर्स बनाए, दूसरा पौधा था जिसने अपने फीमेल स्पोर्स बनाए। अब ये दोनों स्पोर्स को मिलना है तो ये क्या होगा, मेल पौधा भी अपना क्या करेगा, नर पौधा भी अपने स्पोर्स पानी में डालेगा, फीमेल पौधा भी क्या करेगा, अपने स्पोर्स पानी में डालेगा, और फिर वहां जाके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो पानी की जरूरत अपनी जिंदगी में इनको होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलेंगे। किनको, ब्रायोफाइटा को। ठीक हो गया। लास्ट हमारा जो टेरिडोफाइटा है, ये तो कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल एरिया में रहेगा, कंप्लीटली इसको अपने रिप्रोडक्शन के लिए भी पानी की जरूरत नहीं है। कौन है, ब्रायोफाइटा जो एम्फीबियन, और टेरिडोफाइटा कौन है, फर्स्ट वस्कुलर लैंड प्लांट्स हो गए। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा फेनेरोगैम्स, यानी कि ऐसे पौधे जिनके अंदर क्या बनेंगे, बीज बनेंगे। ठीक है, नोट कर लो जितने भी एग्जांपल्स हैं। क्या है, तुमको पता है इसमें वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा। वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा यानी कि ये बड़े बड़े पेड़ हो सकते हैं, इनको छोटे छोटे पेड़ होने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि संवहन तक क्या करेगा, पौधे के हर भाग तक पहुंचा सकता है पानी और भोजन, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेड़ कितना बड़ा है या कितना छोटा है, तो ये बड़े पेड़ हो सकते हैं। दूसरी बात, वस्कुलर बंडल प्रेजेंट है तो ये काम करते रहेगा ना, करते रहेगा, तो ये 1 से ज्यादा साल के लिए जिंदा रह सकता है। तो ऐसे पौधों को क्या बोलते हैं हम, बहुवर्षीय पौधे बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बहुवर्षीय। पेरेनियल यानी कि बहुवर्षीय पौधे। ठीक है, दूसरी चीज, अब बड़े पेड़ हैं तो बड़े पेड़ों में ज्यादातर क्या होता है, जो तना होता है वो सॉलिड होता है। ठीक है, तो इसमें जो तना होगा वो सॉलिड होगा और वुडी होगा। वुडी को हम क्या बोलते हैं, काष्ठीय बोलते हैं, काष्ठीय। ठीक है, तो कौन सा तना होता है इनमें, काष्ठीय तना होता है, और ये हमेशा क्या रहते हैं, ग्रीन रहते हैं। क्या है, एवरग्रीन होंगे। ठीक है, तो ये पौधों, जिम्नोस्पर्म के पौधों के बारे में क्या क्या चीजें पता चलेंगे हमको, ये नेकेड होते हैं, इनके सीड्स क्या होते हैं, नेकेड होते हैं, इनके बीज के नग्न बीजी पौधे होते हैं। ठीक है, कोई भी कवर बीज के बाहर से नहीं होगा। दूसरा, पेरेनियल होते हैं, यानी कि 1 से ज्यादा साल तक जिंदा रह सकते हैं, बहुवर्षीय होते हैं। तीसरा, जो इनका तना होता है वो वुडी या सॉलिड होता है, यानी कि काष्ठीय तना होता है, स्ट्रॉन्ग तना होता है। चौथा, ये एवरग्रीन होते हैं, हमेशा ग्रीन रहते हैं। और ये क्या हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, जो मैंने तुमको रेडवुड ट्री का एग्जांपल दिया था ना, जो 100 मीटर ऊंचा है, सबसे बड़ा प्लांट है, कहाँ है, कैलिफोर्निया में है, बताया था ना तुम लोगों को, कल के लेक्चर में बताया था मैंने। तो वो क्या है, एक जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म नहीं हो, कौन सा है, जिम्नोस्पर्म है। ठीक हो गया। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या आया, एक तो हो गया हमारे पास जिम्नोस्पर्म फेनेरोगैम के अंदर, दूसरा क्या हो गया, एंजियोस्पर्म। देखो बहुत ही जटिल सा क्लासिफिकेशन है इसका, लेकिन अगर रीजन समझते जाओगे ना कि क्यों क्लासिफिकेशन कर रखा है, किस ग्रुप को किस वजह से बांटा है, तो बिल्कुल इजी लगेगा। ठीक है, एंजियोस्पर्म के अंदर, इसको थोड़ा सा मिटा देती हूँ, तुम लोगों ने एग्जांपल नोट कर लिया होगा एस्परजिलस और मशरूम का। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में क्या होंगे, वो सारे पौधे आएंगे जिनमें जो सीड होता है या बीज होता है वो कवर्ड होता है। ठीक है, आवृत बीज होगा। ठीक है, नेकेड सीड नहीं होगा। दूसरी चीज क्या होगी, देखो इसमें फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, फल बनेगा, फूल बनेंगे, वो सब किसमें आएंगे, एंजियोस्पर्म। जिनमें फल बनेगा, फूल बनेंगे, वो किसमें आएंगे, एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में बीज तो बनता है लेकिन फल और फूल नहीं बनता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म को भी बाद में क्या किया जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 हो गया डाइकॉट और नंबर 2 हो गया मोनोकॉट। मोनोकॉट या मोनोकॉटिलेडन, और दूसरा है डाइकॉट या डाइकॉटिलेडन। ठीक है, जो ये बीज होते हैं ना, इन बीज के पास में क्या होता है, बीज पत्र प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बीज पत्र क्या होंगे, इनमें उपस्थित होंगे, और ये बीज पत्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉटिलेडन्स। ठीक है, तो इसी वजह से अगर बीज के पास में एक बीज पत्र होगा तो उसको हम बोलेंगे मोनोकॉटिलेडन, या फिर एक बीज पत्री है, और अगर 2 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइकॉटिलेडन बोलेंगे। अच्छा,
अगर हम देखना चाहें कौन मोनोकॉट है कौन डाइकॉट है, तो क्या करते हैं, बीज को उगाएंगे। उगाने के बाद जब बीज से क्या निकलेगा, पौधा निकलेगा। तो सबसे फर्स्ट में अगर एक ही पत्ती निकल रही है तुम्हारी तो मोनोकॉट होगा, अगर 2 पत्तियां निकलती हैं तो डाइकॉट होगा। कब, जब वो अंकुरित हो रहा है, ठीक है, अंकुरण के समय में अगर 2 फलक बन जाएंगे उसके तो डाइकॉट, अगर एक ही फलक बनेगा तो कौन आएंगे, मोनोकॉट आएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, जिम्नोस्पर्म के 2 एग्जाम्पल लिखो। जिम्नोस्पर्म के जो एग्जाम्पल हैं वो क्या हैं, पाइनस और साइकस। पाइनस कौन है, देवदार है हमारा, ठीक है। तो पाइनस और साइकस के आ गए हमारे जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल्स आ गए। अच्छा, डाइकॉट के अंदर लिख लेना 2 कॉटिलेडन प्रेजेंट होंगे, मोनोकॉट के अंदर क्या लिखोगे, सिर्फ 1 कॉटिलेडन प्रेजेंट होगा, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, हमको हमेशा लगता है कि डाइकॉट में 2 कॉटिलेडन है और मोनोकॉट में 1 ही है, तो कौन ज्यादा डेवलप होना चाहिए, डाइकॉट डेवलप होना चाहिए ना ज्यादा। लेकिन इवोल्यूशन ने हमको क्या बताया है कि मोनोकॉट ज्यादा डेवलप है, ठीक है। डाइकॉट से ज्यादा डेवलप कौन है, मोनोकॉट डेवलप है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। एक काम करो, फटाफट से ये पूरा नोट कर लो जितना भी है इसके अंदर, उसके बाद हम मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे हम, मोनोकॉट और डाइकॉट में अंतर देखेंगे, उसके साथ साथ उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ से आगे, इतने में हमारा हो जाएगा मोनोकॉट डाइकॉट, ठीक है। प्लांट किंगडम का अगर किसी ने नहीं उतारा है तो अच्छे से उतार लेना है इसको, ठीक है। चलो, अब हम किस किस के बीच में डिफरेंस देखेंगे, मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में। सबसे फर्स्ट डिफरेंस तो यही हो गया ना कि मोनोकॉट के पास क्या है, 1 बीजपत्र है, 1 कॉटिलेडन है, और डाइकॉट के पास में 2 बीजपत्र है, ठीक है। इनको लिख भी लो, 1 बीजपत्री और ये क्या है, द्विबीज पत्री, ठीक हो गया। मोनोकॉट को क्या बोलते हैं, 1 बीजपत्री, डाइकॉट को हम क्या बोलते हैं, द्विबीजपत्री। अब इनके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। मोनोकॉट में क्या लिखेंगे, सिर्फ 1 कॉटिलेडन या फिर बीजपत्र, सिर्फ 1 बीजपत्र है या 1 कॉटिलेडन है। डाइकॉट में हम क्या लिखेंगे, 2 बीजपत्र होते हैं हमारे पास, ठीक हो गया। सेकंड, रूट कैसी होती है इसकी, मोनोकॉट की जो रूट होती है ना वो होती है फाइब्रस, या फिर हम इसको अपस्थानिक भी बोलते हैं, अपस्थानिक जड़ प्रेजेंट होगी किसमें, मोनोकॉट में। लेकिन डाइकॉट में कौन सी रूट होगी, टैप रूट, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, मूसला जड़। मूसला जड़ कैसे होती है, देखो ऐसी वाली जो जड़ होगी, एक ही पूरी जड़ निकलेगी और उसमें छोटे छोटे से ऐसे ब्रांच बनेंगे, इसको हम टैप रूट बोलेंगे। लेकिन जब क्या होगा, सॉइल पर से ढेर सारी ऐसे जड़ें निकले रहेंगे एक साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइब्रस या अपस्थानिक जड़ें बोलेंगे। तीसरा डिफरेंस, मोनोकॉट का जो तना होगा ना वो हॉलो होगा, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, सॉफ्ट होगा, ठीक है, खाली होगा बीच में से, पूरा अंदर से अधूरा होगा, इनकम्प्लीट होगा। लेकिन डाइकॉट में क्या होगा, हमेशा वुडी तना होगा। वुडी मतलब क्या बताया था अभी अभी, काष्ठीय। डाइकॉट में कैसा तना होता है, काष्ठीय तना होता है। मोनोकॉट में कैसा तना होता है, हॉलो तना होता है, ठीक है, खाली तना होता है, बीच में से कुछ नहीं होगा उसमें। नेक्स्ट आया, देखो जड़ के बारे में बोल दिया, तने के बारे में बोल दिया, अब किसके बारे में आएगी बात, पत्ती के बारे में। देखो पौधों में जो लीव्स होती है ना, जो पत्तियां होती हैं, जैसे ये पत्तियां समझ लो, ये मोनोकॉट है तो इसमें मोनोकॉट की पत्ती बनाते हैं, चलो ये बना देते हैं, यहां पर डाइकॉट की पत्ती बनाते हैं। देखो अगर क्या होगा,
तने के अंदर ना जैसे जाइलम और फ्लोएम बताए थे ना मैंने, वो जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं, छोटे छोटे, जैसे हमारे ब्लड में क्या होता है, ब्लड वेसल छोटी छोटी कैपिलरी में डिवाइड हो जाता है ना, छोटी छोटी किस में डिवाइड हो जाता है, कैपिलरी में। वैसे ही यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम भी क्या होता है, छोटे छोटे पतले पतले रेशों में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, पतले पतले स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं वेन्स। ठीक, तो उनका जो अरेंजमेंट होता है, वेन्स का अरेंजमेंट जो होता है उसको बोलते हैं वेनेशन। तो जो लीव्स होती हैं मोनोकॉट की, उसमें क्या होता है, पैरेलल होंगे, जो वेन्स होंगी वो क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन, या फिर क्या बोलेंगे, समांतर शिरा विन्यास। क्या बोलेंगे, समांतर शिरा विन्यास। तो जो वेन्स थी उनको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में शिरा बोलते हैं। तो ये इसमें मोनोकॉट में पत्तियों में देखा भी होगा तुम लोगों ने, छोटी छोटी पत्तियों में एक लंबी लंबी सी लाइनें होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के समानांतर होते हैं। तो मोनोकॉट की लीफ कैसे होंगी, जिनमें पैरेलल वेनेशन होगा। और डाइकॉट में कैसा होता है, ऐसा जाली जैसा होता है, ऐसा, फिर ये और डिवाइड होंगे ऐसे छोटे छोटे में, पूरा जाली जैसा वेनेशन होता है, ठीक है, किसमें, डाइकॉट में। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, जालिकावत वही शिरा विन्यास, ठीक है। यानी कि इसमें जो भी शिराएं होंगी, जो भी वेन्स होंगी, वो क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे, ठीक है, उन्होंने आपस में मिलके एक नेटवर्क जैसी संरचना बनाई होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन बोलेंगे। और किस में होता है ये, डाइकॉट प्लांट्स में होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, फूल, फ्लावर। देखो मोनोकॉट में क्या होगा, अगर जो फूल होगा ना उसमें 5 पंखुड़ियां होंगी, फिर चाहे वो दल हो चाहे बाह्य दल हो, ठीक है, चाहे पेटल हो चाहे सेपल हो, क्या होंगी, 5 पंक्तियां होंगी, पंखुड़ियां होंगी। और डाइकॉट में क्या होगा, 3 पंखुड़ियां होंगी, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या क्या आ गए, एग्जाम्पल लिख लो, चावल, गेहूं, मक्का, ये सब काय के एग्जाम्पल हो गए हमारे पास, मोनोकॉट के एग्जाम्पल हो गए। और डाइकॉट के एग्जाम्पल क्या हो गए, चना, और जितनी भी सारी दालें हैं वो सब भी किस में आ गई, डाइकॉट में आ गई, ठीक है। और मूंगफली, ये सब किसके अंदर आ गए, डाइकॉट के अंदर आ गए। और गेहूं, चावल किसके अंदर आए, मोनोकॉट के अंदर आए, ठीक है। समझ में आ गया पूरा प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और बाकी का एनिमल किंगडम अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है हम लोग। ओके, नोट कर लो जितना भी लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे करके फ्लो चार्ट बनाना, फ्लो चार्ट बनाओगे तो आसानी से समझ में आएगा। और उसमें एग्जांपल जरूर लिखना, और किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया वो भी जरूर लिखना, तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ओके।